इस वक्त सीने के अंदर ना एक ऐसा बायोलॉजिकल पावर प्लांट धड़क रहा है जो एक एवरेज जीवन काल में इतनी बिजली पैदा करता है कि उससे एक ट्रक को चांद तक और वापस लाया जा सके। हाँ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पावर प्लांट को चलाने के लिए ना किसी बाहरी प्लग, तार या बैटरी की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल। तो द डीप डाइव के आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम डॉक्टर रोमुलो एफ बेल्टजार की मशहूर किताब बेसिक एंड बेडसाइड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के पन्नों में उतर रहे हैं। एक्चुअली लोग अक्सर दिल को सिर्फ खून पंप करने वाला मांस का एक टुकड़ा मान लेते हैं, पर असली जादू तो उस पंपिंग से ठीक पहले होता है ना। वही तो, हमारा मकसद आज सिर्फ एनाटॉमी समझना नहीं है, बल्कि उस अदृश्य इलेक्ट्रिकल ग्रिड को डीकोड करना है जो हर सेकंड हमें जिंदा रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल करंट के पैटर्न को पढ़ रहे होते हैं जो हर धड़कन से कुछ मिलीसेकंड्स पहले पूरे दिल में दौड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात चली रही है, तो अगर हम इस करंट के रास्ते को एक नक्शा माने तो शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? शुरुआत एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट से होती है। मतलब अगर मैं इस पूरे सिस्टम की तुलना एक 4 कमरों वाली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से करूं, तो इस बिल्डिंग का एक मास्टर जनरेटर होना चाहिए, राइट? हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये मास्टर जनरेटर है साइनस नोड, और ये बिल्कुल ऊपरी कमरे की छत पर यानी राइट एट्रियम में स्थित होता है। अच्छा, तो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहीं से शुरू होती है। का नेचुरल पेसमेकर है। तो जैसे ही ये जनरेटर अपनी पहली स्पार्क पैदा करता है, तो सिग्नल सबसे पहले ऊपर के दोनों कमरों यानी एट्रिया में एक लहर की तरफ फैलता है। ओह, और इसी करंट की वजह से एट्रिया सिकुड़ते हैं और अपना सारा खून नीचे की तरफ धकेलते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ एनाटॉमी का एक बहुत ही दिलचस्प डिजाइन सामने आता है। ऊपरी चेम्बर्स और निचले चेम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स, उनके बीच इलेक्ट्रिकल करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही दरवाजा है। सिर्फ एक दरवाजा? हाँ, जिसे एवी नोड कहते हैं। मतलब साइनस नोड से निकला हुआ सिग्नल कहीं और से नीचे जा ही नहीं सकता, उसको एवी नोड से ही होकर गुजरना पड़ेगा। वेट एक सेकंड, अगर एवी नोड इकलौता रास्ता है तो इसका मतलब है कि सारा करंट एक ही जगह आकर इकट्ठा हो रहा है, एक तरह के ट्रैफिक बॉटलनेक की तरह। हाँ, एक तरह से बॉटलनेक ही है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि एवी नोड इस सिग्नल को धीमा क्यों कर देता है? मतलब क्या सिग्नल का तेजी से जाना बेहतर नहीं होता दिल के लिए? नहीं, वही तो सबसे बड़ा कैच है। अगर करंट सीधा बिना रुके नीचे चला जाए तो ऊपर और नीचे के चेम्बर्स एक ही समय पर सिकुड़ जाएंगे। ओह, तो खून तो आपस में ही टकरा जाएगा। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम बन जाएगा। इसी वजह से एवी नोड एक स्पीड बम्प की तरह काम करता है। ये डिले या देरी कोई खामी नहीं है, बल्कि ये दिल के लिए एक लाइफ सेविंग फीचर है। मेक सेंस। मतलब फ्लूइड डायनामिक्स के हिसाब से ऊपरी चेम्बर्स को खाली होने का पूरा समय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जब खून निचले कमरों में पूरी तरह से भर जाता है ना, तब करंट एवी नोड से निकलकर आगे बढ़ता है। और तब आगे का रास्ता कैसा होता है? उसके बाद ये बंडल ऑफ हिज में जाता है, जो आगे चलकर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में बढ़ जाता है, और फाइनली ये पुरकिंजे फाइबर्स के एक बहुत ही घने जाल में फैल जाता है। डॉक्टर बाल्तजार की किताब में एक बड़ा हैरान करने वाला फैक्ट है इसके बारे में। अच्छा, वो क्या? कि ये पुरकिंजे सिस्टम दिल की आम मांसपेशियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे बढ़ाता है। 5 गुना? वाओ। मतलब सिस्टम ने पहले एवी नोड पर जानबूझकर ब्रेक लगाया और फिर सिग्नल को सीधे एक सुपर फास्ट हाईवे पर डाल दिया, ताकि दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ बिल्कुल एक ही पल में पूरी ताकत से सिकुड़ सकें। क्या बात है। पर अगर ये हाईवे किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, जिसे शायद हम आम भाषा में हार्ट ब्लॉक कहते हैं, तो ये पूरा सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा ना? हाँ। बिल्कुल, हार्ट ब्लॉक में यही होता है। हाईवे टूट जाने की वजह से सिग्नल या तो बहुत धीमा हो जाता है या निचले कमरों तक पहुंच ही नहीं पाता। इससे दिल की पंपिंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर तो समझ में आ गया, तार बिछ गए हैं, रास्ते बन गए, लेकिन मैं एक बेसिक सवाल पर अटका हुआ हूँ। हाँ, बताइए। हमारे शरीर के अंदर तांबे के तार तो है नहीं जो किसी पावर ग्रिड से जुड़े हों, और ये बिजली एक्चुअली पहला कैसे हो रही है? ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का सबसे मजेदार हिस्सा है। मतलब अगर मैं दिल की एक मांसपेशी कोशिका यानी कि वेंट्रिकुलर मसल सेल को देखूं, तो वो मुझे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी नाइट क्लब जैसा लगता है। अच्छा, वीआईपी नाइट क्लब? ये थोड़ा अलग कंपैरिजन है, पर हाँ, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, देखिए, सेल की जो बाहरी दीवार है, मेम्ब्रेन, वो एक सख्त बाउंसर की तरह है जो तय करती है कि अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन रहेगा।
राइट। ये नाइट क्लब वाला नजरिया ना सेल्यूलर लेवल को विजुलाइज करने में सच में बहुत मदद करता है। तो इस नाइट क्लब के अंदर जो वीआईपी मेहमान है वो है पोटेशियम आयन। अच्छा, और बाहर लाइन में कौन है? बाहर लाइन में खड़े हैं सोडियम और कैल्शियम आयंस। और यहाँ जो सख्त बाउंसर है ना, वो एक्चुअली सेल की सतह पर मौजूद सोडियम पोटेशियम पंप है। ओह ठीक है, तो ये पंप काम कैसे करता है? ये पंप आराम के समय भी बिना रुके काम करता रहता है। इसका तरीका कुछ ऐसा है कि ये सेल के अंदर से 3 सोडियम आयंस को पकड़कर बाहर निकाल फेंकता है। 3 सोडियम बाहर? हाँ, और उसके बदले में बाहर से सिर्फ 2 पोटेशियम आयंस को अंदर आने देता है। वेट, अगर हम यहाँ थोड़ा मैथ लगाएं तो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और बदले में सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है नाइट क्लब के अंदर लगातार पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है। एग्जैक्टली। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि सेल अंदर से लगातार नेगेटिव होता जा रहा है। ओह, कितना नेगेटिव? ये तब तक नेगेटिव होता रहता है जब तक कि सेल के अंदर का चार्ज -90 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंच जाता। इस अवस्था को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। -90 मिलीवोल्ट? मतलब सेल अब पूरी तरह से चार्ज है और एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह फायर होने के लिए तैयार है। बिल्कुल। वैसे -90 मिलीवोल्ट सुनने में शायद थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगे, पर अगर हम इसे डेली यूज की चीजों से जोड़ें तो एक टीवी रिमोट की नॉर्मल ए बैटरी अराउंड 1500 मिलीवोल्ट की होती है। हाँ, 1.5 वोल्ट्स। तो हमारा दिल उस छोटी सी बैटरी के एक बहुत ही फ्रैक्शन पर काम कर रहा है। फिर भी ये सिस्टम दशकों तक बिना थके, बिना बैटरी बदले चलता रहता है। सच में नेचर का डिजाइन ही कुछ ऐसा है। और एक और चीज, क्या इसीलिए एथलीट्स इलेक्ट्रोलाइट्स वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीने को लेकर इतने ऑब्सेस्ड होते हैं? क्या वो सच में पसीने में बहे सोडियम और पोटेशियम को वापस लाकर इन बाउंसर्स और वीआईपी मेहमानों को बैलेंस कर रहे होते हैं? बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस यही काम करता है। शरीर में पोटेशियम या सोडियम की थोड़ी सी भी कमी या ज्यादा होना इस पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड को अनस्टेबल कर सकता है। मेक सेंस। वैसे इसी सोडियम पोटेशियम पंप का एक बहुत दिलचस्प मेडिकल एप्लीकेशन भी है। एक बहुत पुरानी और मशहूर दवा है जिसका नाम है डिजिटैलिस। ये दवा सीधे तौर पर इसी बाउंसर यानी पंप को काम करने से रोक देती है। क्या? और अगर बाउंसर कोई हटा दिया तो सोडियम को बाहर कौन निकालेगा? वो तो अंदर ही फंस जाएगा ना। वही तो ट्विस्ट है, और वहीं से शरीर का एक बैकअप सिस्टम काम करना शुरू करता है। जब सोडियम अंदर जमा होने लगता है तो सेल एक दूसरे एक्सचेंजर का इस्तेमाल करता है जो सोडियम को बाहर फेंकता है, पर उसके बदले में कैल्शियम को अंदर खींच लेता है। ओह, तो सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है? हाँ, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कैल्शियम ही वो अहम आयन है जो मसल फाइबर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराता है। यानी सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। बिल्कुल सही। सेल के अंदर जितना ज्यादा कैल्शियम होगा, दिल उतनी ही जोर से धड़केगा। इसी वजह से कमजोर दिल वाले या हार्ट फेलियर के मरीजों को ये दवा दी जाती थी ताकि उनका दिल ज्यादा ताकत से पंप कर सके। वाह, ये तो सच में कमाल का मैकेनिज्म है। मतलब एक छोटे से आयन पंप को रोककर हम पूरे दिल की ताकत बदल सकते हैं। हाँ, ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट है। तो ठीक है, अब हमारे पास -90 मिलीवोल्ट की एक पूरी तरह से चार्ज्ड बैटरी है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज से एक असली धड़कन में कैसे बदलती है? मतलब जब साइनस नोड का सिग्नल इस सेल तक पहुंचता है तो नाइट क्लब के बाहर जो सोडियम की भारी भीड़ थी उसका क्या होता है? बस यहीं पर एक्शन पोटेंशियल की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे 5 फेजेस में बांटा गया है। अच्छा, 5 फेजेस? हाँ, सबसे पहले आता है फेज 0 या डीपोलराइजेशन। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ खास दरवाजे, जिन्हें फास्ट सोडियम चैनल्स कहते हैं, वो अचानक खुल जाते हैं। और क्योंकि बाहर सोडियम की बहुत भीड़ है तो दरवाजा खुलते ही वो सब एक साथ अंदर टूट पड़ते होंगे, है ना? साइंस में इसे शायद डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। नेचर को इम्बैलेंस पसंद नहीं है, तो जैसे ही रास्ता मिलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक सैलाब आ जाता है। एग्जैक्टली। बाहर सोडियम का भारी कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर का नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ तेजी से खींचता है। तो चार्ज कितना चेंज होता है? सोडियम इतनी तेजी से अंदर आता है कि सेल का चार्ज जो -90 मिलीवोल्ट था, वो एक पल में न्यूट्रल होकर +20 या +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। और ये सब कुछ 1 सेकंड के एक बहुत ही छोटे हिस्से में होता है। ओह वाह! और यही स्पाइक हमें ईसीजी पर दिखती है।
हाँ, ईसीजी मशीन स्किन पर लगे सेंसर्स के जरिए इसी वोल्टेज में आए अचानक बदलाव को मापती है। ईसीजी ग्राफ पर जो लंबी नुकीली स्पाइक दिखती है ना, जिसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हाँ, QRS कॉम्प्लेक्स। वो इन्हीं करोड़ों सोडियम दरवाजों के एक साथ खुलने का इलेक्ट्रिकल ग्राफ है। ये बहुत ही पावरफुल स्पाइक है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। कैसा पिंच? अगर हम नर्व सेल्स यानी दिमाग की कोशिकाओं को देखें तो वहां स्पाइक आते ही तुरंत नीचे गिर जाती है, एकदम झटके से। लेकिन ईसीजी में QRS स्पाइक के बाद एक समतल लाइन आती है जिसे प्लेटो कहते हैं। दिल का चार्ज तुरंत वापस नीचे क्यों नहीं आता? ये थोड़ी देर के लिए रुक क्यों जाता है? ये जो प्लेटो या समतल फेज है ना, इसके बिना हमारा दिल खून पंप ही नहीं कर सकता। इसे फेज 2 कहते हैं। अच्छा, फेज 1 कहाँ गया? फेज 1 एक छोटा सा इनिशियल ड्रॉप होता है, पर मेन स्टोरी फेज 2 की है। जब फास्ट सोडियम चैनल्स बंद होते हैं, तब सेल स्लो कैल्शियम चैनल्स खोलता है। अब कैल्शियम धीरे धीरे सेल के अंदर आने लगता है। ठीक है। और उसी समय नाइट क्लब के अंदर बैठा पोटेशियम बाहर जाने लगता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। ओह, तो एक बैलेंस बन जाता है। बिल्कुल। इस बैलेंस की वजह से सेल का वोल्टेज लगभग 0 मिलीवोल्ट पर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाता है। ईसीजी पर ये ST सेगमेंट के रूप में नजर आता है। राइट, ST सेगमेंट। और सबसे अहम बात, इसी प्लेटो फेज में कैल्शियम के अंदर आने की वजह से दिल की मांसपेशियां हकीकत में सिकुड़ती हैं। यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ आकर एक्चुअल मैकेनिकल मूवमेंट में बदल रहा है। कमाल है। और जब ये सिकुड़न पूरी हो जाती होगी तब सेल को वापस अपनी पुरानी स्टेट में लौटना होता होगा, राइट? हाँ, तब आता है फेज 3। कैल्शियम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन पोटेशियम का बाहर जाना जारी रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, मतलब सेल वापस नेगेटिव होने लगेगा। बिल्कुल। सेल तेजी से अपना पॉजिटिव चार्ज खोता है और वापस -90 मिलीवोल्ट पर आ जाता है। इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं और ईसीजी पर ये T वेव के रूप में दिखता है। इसके बाद सेल फिर से फेज 4 यानी आराम की अवस्था में चला जाता है। समझ गया। तो ये पूरा एक्शन पोटेंशियल का चक्कर है। फेज 0 में ब्लास्ट हुआ, फेज 2 में प्लेटो आया, कहां सिकुड़न हुई, और फेज 3 में सेल वापस रीसेट हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ना एक और बात पर अटका हुआ हूं। देखिए, हमारे घर में बत्ती जलानी हो तो हम स्विच दबाते हैं, पावर ग्रिड से बिजली आती है। हमारा दिल तो सीने के अंदर पूरी तरह क्लोज सिस्टम है, तो हर एक धड़कन के लिए वो स्विच आखिर दबा कौन रहा है? ये खुद ब खुद कैसे ट्रिगर हो रहा है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। ऑटोमेटिसिटी? नाम से तो लग रहा है कि सब ऑटोमेटिक है। हाँ, देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा, आम मसल सेल्स फेज 4 में चुपचाप आराम करते हैं। जब तक कोई बाहरी सिग्नल नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन साइनस नोड के पेसमेकर सेल्स की बनावट ही अलग होती है। उनका फेज 4 कभी भी पूरी तरह से फ्लैट या शांत नहीं रहता। मतलब वो आराम करना जानते ही नहीं है? उनमें कोई लीकेज होती है क्या? हाँ, और साइंस की भाषा में इसे फनी करंट ही कहा जाता है। फनी करंट? हाँ, इन पेसमेकर सेल्स में सोडियम लगातार बहुत धीरे धीरे सेल के अंदर लीक होता रहता है। इस लीकेज की वजह से सेल का वोल्टेज -90 मिलीवोल्ट पर टिक नहीं पाता। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। ये तो वैसे ही है जैसे किसी बाल्टी में छेद हो और पानी धीरे धीरे भर रहा हो। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और जैसे ही वोल्टेज एक निश्चित लेवल, जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं, जो -40 मिलीवोल्ट होता है, वहां तक पहुंचता है, सेल अपने आप फायर कर देता है। उसे किसी बाहरी शॉक या दिमाग के सिग्नल की जरूरत ही नहीं है। ओह वाओ, अब मैं इसको थोड़ा बड़ी पिक्चर से जोड़ पा रहा हूँ। हाँ, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो दिल के दूसरे हिस्सों जैसे AV नोड में भी ये फनी करंट होता है। अच्छा, तो फिर साइनस नोड ही बॉस क्यों है? क्योंकि साइनस नोड में ये लीकेज या फेज 4 की ढलान सबसे तेज होती है। इससे पहले कि दिल का कोई और सेल खुद ब खुद चार्ज होकर फायर करे, साइनस नोड पहले ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचकर फायर कर देता है और अपना सिग्नल सबको भेज देता है। मेक सेंस। वो सबसे फास्ट है इसलिए बॉस है। और अगर साइनस नोड कभी काम करना बंद कर दे तो AV नोड बैकअप पेसमेकर का काम संभाल लेता है। बस दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाएगी क्योंकि उसकी लीकेज रेट थोड़ी स्लो होती है। बाप रे, ये सिस्टम जितने प्रिसाइज है ना, उतना ही डरावना भी लग रहा है मुझे। डरावना क्यों? क्योंकि अगर दिल में हर वक्त इतनी बिजली दौड़ रही है, इतने सारे आयन्स अंदर बाहर हो रहे हैं, तो ये सिस्टम क्रैश क्यों नहीं होता? मतलब पैर की मांसपेशियों में तो कई बार क्रैम्प या ऐंठन आ जाती है ना, तो हमारा दिल लगातार सिकड़ा हुआ क्यों नहीं रह जाता? क्या यहाँ कोई सेफ्टी मैकेनिज्म है? ऑफ कोर्स है। क्या ये किसी पुराने कैमरे के फ्लैश की तरह है?
जैसे एक बार फ्लैश चमक गया तो जब तक वो दोबारा चार्ज नहीं होता आप कितनी बार भी बटन दबा लो फ्लैश नहीं चलेगा। परफेक्ट एनालॉजी। आपका ये कैमरा फ्लैश वाला उदाहरण ना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर को बिल्कुल ठीक से समझाता है। इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड्स कहा जाता है। तेज करंट या शॉक दे दें, वो दोबारा नहीं सिकुड़ेगा। ओह, तो ये टाइम दिल को अपनी सिकुड़न पूरी करने और दोबारा खून से भरने का मौका देता है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही स्ट्रांग सेफ्टी शील्ड हो गई। लेकिन क्या कोई ऐसा टाइम भी होता है जब ये शील्ड कमजोर पड़ जाती हो? मतलब एक नैनो सेकंड की खिड़की जहां अगर कुछ गलत हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। वही सबसे खतरनाक हिस्सा है और वो सबसे संवेदनशील समय होता है रिलेटिव और सुपर नॉर्मल पीरियड। ये कब आता है? ये फेज 3 के बिल्कुल अंत में आता है, जब सेल बस अपना रीसेट पूरा ही करने वाला होता है। इस समय सेल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। अगर इस दौरान कोई गलत इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई समय से पहले आने वाली धड़कन, जिसे प्रीमेच्योर बीट कहते हैं, वो आ जाए तो वो पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। सिस्टम को क्रैश कर सकती है? मतलब कंप्लीटली? हाँ, ईसीजी की भाषा में इसे RONT फिनोमेनन कहते हैं। ये वाकई खौफनाक है जब हम सोचते हैं कि ये सिस्टम कितना नाजुक है। उस एक छोटे से टाइम विंडो में एक गलत सिग्नल और पूरा ग्रिड फेल हो सकता है। और यही वजह है कि हार्ट अटैक यानी इस्कीमिया के दौरान मौत का खतरा इतना ज्यादा होता है। जब दिल की मांसपेशियों को खून नहीं मिलता ना, तो आयन चैनल्स का टाइमिंग बिगड़ जाता है। और अगर उस सुपर नॉर्मल पीरियड में कोई गलत करंट आ गया तो वेंट्रिकल्स एक लय में सिकुड़ने के बजाय पागलों की तरह कांपने लगते हैं। इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, जहां दिल खून पंप करना पूरी तरह बंद कर देता है और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। बाप रे। तो आज हमने डॉक्टर बाल्ताजार की किताब से जो कुछ भी समझा, उसके बाद एक बात तो साफ है कि ईसीजी पर देखने वाली पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव सिर्फ किसी मशीन द्वारा कागज पर खींची गई बेजान रेखाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिल के अंदर मौजूद उन करोड़ों सूक्ष्म दरवाजों यानी आयन चैनल्स के खुलने और बंद होने की एक परछाई है। ये एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल डांस है जो हमारे जन्म से पहले शुरू होता है और आखिरी सांस तक बिना रुके चलता रहता है। सच में। और इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, चूंकि हमारी हर एक धड़कन सेल मेम्ब्रेन के आर पार सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के इतने सटीक और नाजुक बैलेंस पर निर्भर करती है, हाँ। तो जरा सोचिए, आजकल की ये तनाव भरी जिंदगी, खराब इलेक्ट्रोलाइट्स वाली मॉडर्न डाइट या फिर हमारे चारों ओर हर समय मौजूद वाईफाई और मोबाइल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब इन सूक्ष्म वोल्टेज गेट्स के साथ क्वांटम स्तर पर कैसे छेड़छाड़ कर रहे होंगे। ओह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? क्या पता भविष्य में दिल की बीमारियों का इलाज किसी बाईपास सर्जरी में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे आयन चैनल्स की क्वांटम फिजिक्स को हैक करने में छुपा हो। इस बारे में जरूर सोचिए।